हेलो दोस्तों, तथास्तु राम पीसीएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे अपनी यूनिट नंबर 10 के अंतर्गत जो जनजातियां ऐड की गई हैं उनके बारे में। हमने पिछले लेक्चर्स में बात करी थी भील और गोंड जनजाति के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं बैगा जनजाति के बारे में। बैगा जनजाति, जैसा आपको नाम से ही समझ में आ गया, बैगा जनजाति जो कि मध्य प्रदेश की पिछड़ी जनजातियों में से एक जनजाति है। मध्य प्रदेश में कुल 3 विशेष पिछड़ी जनजातियां शामिल की गई हैं। विशेष पिछड़ी जनजातियों में 3 जनजातियां आती हैं जिन्हें पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के अंतर्गत जोड़ा गया है, और उसमें है आपकी भारिया, सहरिया और बैगा। तो आज हम बात करने वाले हैं बैगा जनजाति के बारे में, जो कि एक विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आती है। जैसा मैंने आपको गोंड जनजाति पढ़ाते समय ही बताया था कि बैगा जनजाति और गोंड जनजाति में लगभग बहुत समानता मिलती है। क्षेत्र में भी लगभग वो लोग एक ही क्षेत्र के आसपास पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें बैगा जनजाति के ओरिजिन के बारे में, तो कहा जाता है कि बैगा जनजाति में 2 लोग थे। एक था नागा बैगा और एक नागा बैगिन। इन दोनों से इन दोनों से 2 संतान उत्पन्न हुई हैं, जिनमें से एक को कहा गया है गोंड और एक को कहा गया है बैगा। इस प्रकार बैगा और गोंड एक दूसरे से लगभग मिलने वाली जनजातियां हैं। अब हम बात करें इनके बारे में, तो कहा जाता है कि नागा बैगा ने ही पृथ्वी को बनाया है। इस जो पृथ्वी का निर्माण किया है वो नागा बैगा ने ही किया है, इसीलिए पृथ्वी को अपनी माँ मानते हैं और इस पर हल नहीं चलाते हैं। पर जैसे जैसे धीरे धीरे समाज की प्रक्रिया बढ़ती गई है, तो ये अपने कार्यों में हल चलाना भी धीरे धीरे चालू कर दिए हैं। पर अगर जो देखा जाए तो ये मूलतः कृषि कार्य हल के द्वारा नहीं करते थे और बैल भी नहीं रखते थे। अब बात करें कि लिखा है इस लाइन, देखिए आप, पृथ्वी उनकी बेटी है कहा जाता है, इसलिए यह उनकी छाती पर हल नहीं चलाते हैं। आगे बात करते हैं कि ये स्वयं को धरती पुत्र या बिजवार के रूप में कहलवाना, या इन्हें बिजवार कहा जाए, धरती पुत्र कहा जाए, तो ये इसको बहुत अच्छा मानते हैं। इसके अलावा ये मूलतः बिहार और बंगाल में पाई जाने वाली भूया जनजाति की शाखा है। ये भूया जनजाति के अंतर्गत आते हैं, जो बाद में भूमिका या धरती पुत्र कहलाते हैं। आगे आपको दिख रहा होगा भूया जनजाति ही बाद में भूमिका और धरती पुत्र कहलाई। हम बात कर रहे हैं इनकी उत्पत्ति के बारे में, तो उत्पत्ति आपको समझ में आ गया होगा कि बैगा जनजाति की का ओरिजिन मूलतः नागा बैगा और बैगिन के द्वारा ही हुआ था, जो मुख्य रूप से जंगल में पाए गए, तो इन्हें किंग ऑफ फॉरेस्ट भी कहा गया, जंगल का राजा कहा गया। किंग ऑफ फॉरेस्ट, जंगल का राजा। अब बात करें कि ये मुख्य रूप से बैगा जनजाति इस क्षेत्र में पाई जाती है, उसके विस्तार के बारे में, एक्सपांसन या डिस्ट्रीब्यूशन इस क्षेत्र में है बैगा जनजाति का। तो गोंड जनजाति के साथ साथ बैगा जनजाति भी आपको उसी क्षेत्र में मिलती है, जैसे मंडला, डिंडौरी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, बालाघाट, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर। तो आप देख रहे होंगे कि जो छत्तीसगढ़ से बॉर्डर लगता है, उस क्षेत्र में बैगा जनजाति का मुख्य रूप से संकेंद्रण पाया जाता है। पर एक जगह है जहां पर इन्हें बहुत ज्यादा मात्रा में मिलती है, वह जगह है आपका बैगा चक। और यह जगह मूलतः मंडला जिले में आता था, पर वर्तमान में बैगा चक आपके डिंडौरी जिले के अंतर्गत आता है। इसको याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ पाया जाता है, तो डिंडौरी में पाया जाता है, और डिंडौरी में वो जगह का नाम है बैगाचक। हम देखते हैं
कि ये बैगाचक है कहाँ। हमने बात करी कि यह क्षेत्र बैगाचक आपको डिंडौरी जिले में मिलेगा, जहां पर सर्वाधिक घनत्व इनकी डेंसिटी, सबसे ज्यादा डेंसिटी पाई जाती है बैगा की। तो ये है आपका डिंडौरी। लगभग 60 किलोमीटर चौड़ा और 300 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है। 60 किलोमीटर वाइड एंड 300 किलोमीटर लॉन्ग। इसकी लेंथ 300 किलोमीटर और चौड़ाई 60 किलोमीटर है, जो मुख्य रूप से साल वृक्ष से आच्छादित है। अर्थात उस क्षेत्र में आपको साल के वन बहुत सारे मिलेंगे। और साल वन आपने देखा होगा, सागौन के वृक्ष, साल के वृक्ष ये बहुत पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। सागौन के वृक्ष सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। सागौन का अगर जो हम बात करें सागौन टीक फॉरेस्ट की, तो टीक फॉरेस्ट का वानस्पतिक नाम भी पूछता है मध्य प्रदेश पीएससी, तो इसका नाम है टेक्टोना ग्रैंडिस। टेक्टोना ग्रैंडिस। और अगर जो साल की बात करें कि साल का क्या नाम है, तो साल का नाम है सोरिया रोबोस्टा। ये भी पीएससी द्वारा पूछा जाता है वानस्पतिक नाम, तो जरूर आप याद रखिएगा। साल का नाम है सोरिया रोबोस्टा और टीक सागौन का नाम है टेक्टोना ग्रैंडिस। एक बार 2017 पीएससी में अफीम का वानस्पतिक नाम पूछा गया था। ये अफीम का वानस्पतिक नाम, वर्टिकल नेम ऑफ अफीम क्या है, तो इसका अफीम का नाम है पेपेवर सोमनीफेरम। और यह प्रश्न पूछा गया है 2017 पीएससी में मध्य प्रदेश पीएससी द्वारा। पेपेवर सोमनीफेरम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये आपका पाया जाता है मध्य प्रदेश में और क्षेत्र इसके लिए फेमस है मंदसौर और नीमच। नीमच यहाँ पर एक नाम आपको दिख रहा होगा। नीमच जहां से 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश में, वह क्षेत्र ही है नीमच, जिसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ इंडिया मिलिट्री आर्टिलरी एंड कैवलरी हेडक्वार्टर। इस क्षेत्र से 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। हम बात करें आगे बैगा जनजाति में उपजातियों में कि इनकी कितनी सब ट्राइब्स पाई जाती हैं, तो मुख्य रूप से रसेल ने इनकी 7 सब ट्राइब्स के बारे में बात करी है। रसेल और हीरालाल ये दोनों आपके समाजशास्त्री नाम सुने होंगे आपने। तो ये रसेल और हीरालाल, जिनमें से सिर्फ रसेल के बारे में बताया गया, इन्होंने 7 प्रकार की बैगा जनजाति की बात करी है। जिसमें से पहला हमने सबसे शुरू में कहा था कि ये स्वयं को बिजवार कहना या धरती पुत्र कहलवाना पसंद करते हैं। तो पहली उपजाति है बिजवार, दूसरी भरोतिया, फिर नरोतिया, राय मैना, काठ मैना, कोडवन और गोंड मैना। ये इनकी उपजातियां हैं, जिनमें से आपको भरोतिया, बिजवार, नरोतिया ये तो बहुत इंपॉर्टेंट उपजातियां, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। पूछता है निम्न में से कौन सी उपजाति जो बैगा जनजाति की नहीं है, उनमें से बताइए। तो आप याद रखिएगा बिजवार, नरोतिया, भरोतिया, राय मैना, काठ मैना, कोडमान और गोंड मैना। बिल्कुल एक भी जनजाति को मिस मत करिएगा। एक एक जनजाति आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न इसी तरह से पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सी उपजाति नहीं है। आगे बात करें इनके विवाह के बारे में, बैगा जनजाति का मैरिज सिस्टम्स को किस प्रकार है, विवाह संस्कार किस प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मगनी विवाह के बारे में। मगनी विवाह ये एक प्रकार से सामान्य विवाह की तरह का विवाह है, जिसमें लड़की वाले के घर में लड़के वाले रिश्ता लेकर जाते हैं और रिश्ता तय होता है और दोनों परिवारों की सहमति से होता है। तो याद रखिएगा ऑन द कंसेंट ऑफ बोथ द फैमिलीज, ऑन द कंसेंट ऑफ फैमिलीज, ये होता है आपका मगनी विवाह। दूसरा बात करते हैं उठवा विवाह। इसमें उठवा विवाह को देखकर लगता है कि ये विवाह किसी भी प्रकार से अपहरण विवाह होता होगा। जी नहीं दोस्तों, यह अपहरण विवाह नहीं है। उठवा विवाह में क्या होता है कि जो एक्सपेंसेस है शादी के, वो पर्टिकुलरली लड़की वाले उठाते हैं। इस वजह से इसको कहा गया है उठवा विवाह। जो शादी का खर्च है वो दुल्हन की तरफ से उठाया जाता है, इस वजह से इसको कहा गया है उठवा विवाह। अगली बात करें चोर विवाह। चोर विवाह, तो चोर विवाह में लड़की लड़के के घर आकर रहने लग जाती है, लड़के के घर आ जाती है, ये चोर विवाह के अंतर्गत होता है। फिर है आपका पैठूल विवाह, पैठूल विवाह और लमसेना विवाह। पैठूल विवाह के अंतर्गत
पंचायत की सहमति से विवाह होता है, ऑन द एग्रीमेंट ऑफ पंचायत। फिर है आखिरी लमसेना विवाह। यह एक सर्विस मैरिज है, सेवा विवाह है, जिसे आपने गौड़ जनजाति में भी देखा होगा। ये वही सर्विस विवाह, सर्विस मैरिज है, लमसेना विवाह, जिसमें 3 से 7 वर्षों तक लड़के को लड़की के घर में रहकर 3 से 7 वर्षों तक लड़की के घर में सेवा करनी पड़ती है, फिर विवाह संपन्न होता है। यह विवाह है आपका लमसेना विवाह। तो दोस्तों, हमने अभी तक बात करी कि क्या हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। हमने देखा नागा बैगा और नागा बैगिन के द्वारा 2 संतान उत्पन्न हुए, जिनमें से एक गोंड कहलाई और एक बैगा कहलाई। उसके बाद हमने देखा कि बैगा जनजाति मध्य प्रदेश की 3 विशेष पिछड़ी जनजातियों के अंतर्गत आती है, जिसका मुख्य रूप से संकेंद्रण छत्तीसगढ़ के बॉर्डर सीमावर्ती वाले क्षेत्र में पाया जाता है। फिर हम बात करें कौन कौन सी उपजातियां थी, तो हमने देखा बिजवार, नरोतिया, भरोतिया, राय मैना, काठ मैना, कोडवान, गोड़ मैना, ये इसकी मुख्य रूप से जनजातियां हैं, उपजातियां हैं। इनको जरूर याद रखना। फिर बात करते हैं विवाह के बारे में। सबसे पहले हमने देखा मगनी विवाह, फिर देखा उठवा विवाह, चोर विवाह, लमसेना और पैठूल। ये लास्ट के 2 विवाह जरूर याद रखना, पैठूल और लमसेना विवाह। यह बैगा जनजाति में, लमसेना विवाह तो आपको गोंड जनजाति में भी मिलता है। अब बात करते हैं इनकी धार्मिक मान्यताओं की, जो मुख्य रूप से साज वृक्ष को बहुत पूजनीय मानते हैं और उड़द की दाल को भी। और बूढ़ा देव इसका इस पर निवास स्थान माना जाता है, इसलिए उसको सामूहिक रूप से पूजते हैं। यह विभिन्न अवसरों पर कई प्रकार की बलि भी देते हैं, इसलिए जैसे आप बूढ़ा देवता है, बूढ़ा देव हैं, उनके लिए ये उनको खुश करने के लिए बकरे की बलि देते हैं। महारानी जो देवी हैं इनकी, उसके लिए बकरी की बलि देते हैं। महारादेव के लिए सुअर की बलि देते हैं और देशावरी देव के लिए मुर्गा या मुर्गी की बलि देते हैं। इस प्रकार ये धार्मिक मान्यताएं इनमें प्रचलित है, जो बलि की प्रथा से संबंधित है। उसके अलावा गोंड जनजाति में पाए जाने वाले विभिन्न देवी देवता की पूजा बैगा जनजाति द्वारा भी की जाती है। जैसे गोंड हमने पढ़ा था, सिमिलरली बैगा जनजाति में बहुत सारी मान्यताएं एक जैसी पाई जाती हैं। आगे बात करें कौन कौन सी इनमें देवियां हैं। खैर माई, जो कि प्रतिष्ठा भी ठाकुर देव की मड़ई में इनकी की जाती है। इनको स्थापित कहाँ किया जाता है, ठाकुर देव के साथ में आपको खैर माई की भी स्थापना मिलती है, जिन्हें महारिन देवी कहा जाता है। और इसके सबकी पूजा में बच्चे बूढ़े स्त्रियां सब शामिल होती हैं और कलेक्टिव वर्शिप करते हैं, सामूहिक पूजा करते हैं। ये आपकी हैं खैर माई। इसके अलावा एक बघेश्वर देव हैं। जो बघेश्वर देव बात करें तो बघेश्वर देव ये लोग ऐसे पूजा करते हैं, एक प्रकार की इनमें जो एग्रीकल्चर होती है, कृषि होती है, तो कृषि जो इनकी एग्रीकल्चर सिस्टम है वो है इनका झूमिंग। जो एग्रीकल्चर है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। झूमिंग कृषि है, स्थानांतरित खेती है, जो मुख्य रूप से 3 प्रकार से करते हैं। 3 प्रकार से ये लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूमिंग कृषि करते हैं, जिसको कहा जाता है पांडु, दूसरा दहिया, तीसरा बेवर। ये खेती 3 प्रकार से करते हैं। तो इसी खेती में इसकी जो रक्षा होती है, उस रक्षा के लिए ये शेर की भी पूजा, बाघ की भी पूजा करते हैं, इसीलिए बाघेश्वर देव की भी पूजा करते हैं। देखिए, जो बेवर खेती के देवता हैं, बेवर खेती घने जंगलों में की जाती है, क्योंकि यह झूमिंग खेती है, झूमिंग कृषि है। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन में यही होता है कि जब हलों का प्रयोग नहीं करते हैं, तो वहां पर कुल्हाड़ी का प्रयोग करते हैं और कुल्हाड़ी से ये जंगल काटते हैं और वहां पर खेती करते हैं। तो उस खेती में उसकी रक्षा के लिए बाघ ना आए, तो उसके लिए ये लोग बाघ को पूजा करते हैं, जिसे बाघेश्वर देव कहा जाता है। और बाघेश्वर देव की भी पूजा की जाती है। कौन से देव हैं? बाघेश्वर देव। जो किस प्रकार की खेती ये लोग करते हैं? झूमिंग कृषि। जरूर याद रखिएगा, जिसमें से बेवर इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। कौन सी झूमिंग कृषि कौन सी जनजाति करती है? तो वो जनजाति है आपकी बैगा जनजाति। आगे बात करें पर्वों की, तो सबसे पहला है हरेली, जो कि हरियाली अमावस्या में होता है।
हरियाली अमावस्या के समय हरेली पर्व मनाया जाता है। हरेली पर्व उत्सव होता है, विभिन्न प्रकार के गीत गाए जाते हैं और उसमें डांस किए जाते हैं। ये आपका हरियाली अमावस्या के समय, श्रावण मास के समय किया जाता है। दूसरा है छेरता। हमने देखा था इस छेरता जो त्योहार था, ये त्योहार हमने देखा था गोंड जनजाति में भी था, आपका हरेली भी गोंड जनजाति में था। तो छेरता जो हमने देखा था, ये है आपका फेस्टिवल ऑफ चिल्ड्रंस, बच्चों का त्योहार है। बच्चों का त्योहार है जिसमें बच्चे घूम घूम कर विभिन्न घरों में जाते हैं और उसमें कुछ न कुछ उससे मांगा जा, बच्चों द्वारा कुछ न कुछ हर घर से मांगा जाता है। ये छेरता त्योहार है। ये आपको गोंड में भी मिला था और ये आपको बैगा जनजाति के अंतर्गत भी पाया जाता है। आगे त्योहार की बात करें तो अगला त्योहार है नवा फसल, जो कि नए फसल के रूप में भी माना जाता है और यह आपका भाद्र मास में होता है, जिसमें मुख्य रूप से पितृ पूजा होती है। पितृ पूजा का त्योहार है, इसलिए इसको याद रखिएगा, नवा फसल। फिर है जवारा, जो मुख्य रूप से वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। जवारा वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, वो भी दोनों नवरात्रि के अवसर पर मनाया जाता है। जवारे बोए जाते हैं और जवारों को फिर सर में कलश रखकर उसको निकाला जाता है। तो ये होता है आपका नवरात्रि के टाइम पर वर्ष में 2 बार। हमने ये सारे त्योहार गोंड जनजाति के साथ भी देखे थे और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं। इस प्रकार आप दोनों को याद रखिएगा। जो चीजें कॉमन नहीं है उनको मैं लास्ट में कुछ फैक्ट बताऊंगा जो बैगा जनजाति के लिए इंपॉर्टेंट है। दीपावली त्योहार आप लोग सभी जानते हैं, दीपावली का त्योहार, तो इसको जरूर याद रखिएगा। आगे बात करते हैं पंचायत के बारे में। इनकी पंचायत जो है, मुख्य रूप से पंचायत में 5 लोग होते हैं। इन 5 लोगों में सबसे इंपॉर्टेंट होता है इनका मुखिया, जिसे मुकद्दम, जो पंचायत का हेड होता है उसे कहा जाता है मुकद्दम। ये हेड है मुकद्दम। सारे प्रशासनिक निर्णय, टोटल जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस होंगे वो लिए जाते हैं मुकद्दम के द्वारा। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस होते हैं वो मुकद्दम लेता है। दूसरा है दीवान, जो कि असिस्टेंट होता है। दीवान दीवान आपका असिस्टेंट है मुकद्दम का, यह सहायक होता है मुकद्दम का। मुकद्दम के कार्यों में सहायता करने वाला व्यक्ति है दीवान। तीसरी बात करें समरथ। समरथ जो कि राशन वगैरह की व्यवस्था करेगा, स्टोर कीपर है ये, एक प्रकार से राशन वगैरह की व्यवस्था कोई कर रहा है तो वो है आपका समरथ। चौथा है कोटवार, ये एक प्रकार से चौकीदार है, कह सकते हैं कि वॉचमैन है, गार्ड है, ये आपका कोटवार। और लास्ट में दवार, जो पूजा वगैरह का काम देखता है, वर्शिप वगैरह के बारे में जो कार्य करेगा वो है आपका दवार। इस प्रकार पंचायत में इनके 5 लोग हैं। पहला है मुकद्दम, दूसरा दीवान, तीसरा समरथ, चौथा कोटवार और 5वां दवार। हमने देखा था मुकद्दम जो कार्य के समस्त प्रशासनिक निर्णय, समस्त प्रशासनिक कार्य जिसकी अनुमति से होता है उसे मुकद्दम कहा जाता है, वह हेड होता है। दूसरा दीवान, दीवान के बारे में हमने देखा यह मुकद्दम का सहायक होता है, असिस्टेंट ऑफ मुकद्दम। जो भी मुकद्दम निर्णय लेता है वह निर्णय को पूरी तरह से कार्य को संचालित करवाने के लिए जो उसका सहायक होगा वो होता है दीवान। अगर जो मान लीजिए मुकद्दम किसी कार्यवश वहां पर उपस्थित नहीं है तो उसके कार्यों को संचालित करने के लिए समस्त जिम्मेदारी दी जाती है दीवान को और वो सारा कार्य दीवान करता है। यह वंश परंपरा के आधार पर नियुक्त होता है और यह जैसे मुख्य कार्य देखा जाए तो मीटिंग वगैरह है, शादी का कोई भी निमंत्रण होगा, अतिथि का सत्कार करना होगा, पंचायत मीटिंग है, इनवाइट मैरिज एंड प्रोवाइड हॉस्पिटैलिटी, ऑल दी फंक्शंस आर डन बाय द दीवान। तो ये सारे कार्य दीवान द्वारा किए जाते हैं। आगे बात करें दवार के बारे में तो यह पुरोहित या पंडा है। हमने पहले बताया आपको जो भी पूजा पाठ का कार्य होगा वह पुरोहित कहता है और दवार को ही कहा जाता है भूमिया भी कहा जाता है। हमने देखा था कि बाद में ये भूमिया कहलाए थे, तो भूमिया भी आपका दवार ही है। और जो एक पर्व होता है बिदरी, बिदरी में आप दवार की मुख्य भूमिका देखेंगे क्योंकि सारे जो भी पूजा पाठ के कार्यक्रम हैं वह कराए जाते हैं दवार की। हमने देखा समरथ, हम पहले बात कर चुके हैं समरथ के बारे में और समरथ में मैंने आपको बताया था कि जो भी राशन वगैरह का स्टोर कीपर होगा, जो राशन का प्रबंधक होगा, वो सारे काम देखेगा समरथ। सरकारी अफसरों के भोजन वगैरह जो भी राशन से संबंधित
कार्य देखे जाते हैं वह समरस से किए जाते हैं। ने 5 लोग देखे थे। पहला था मुकद्दम, दूसरा दीवान, तीसरा समरथ, चौथा कोटवार और पांचवा दवार। ये 5 लोग हैं, दवार को ही मुख्य भूमिया कहा गया। ये 5 लोग हैं जो पंचायत का हिस्सा होते हैं और पंचायत के कार्यों में सहायता देते हैं। आगे बात किया जाए नृत्य कला की, इनकी डांस स्टाइल की बात की जाए तो डांस आर्ट में इनके मुख्य रूप से वही सारे आर्ट आते हैं जो कि गौड़ जनजाति में मिलते हैं। वही सारे डांस बैगा जनजाति द्वारा भी किए जाते हैं। उनमें से सबसे पहले दशहरा नृत्य, दूसरा करवा नृत्य, तीसरा रीना नृत्य, चौथा झरपट, पांचवा सैला। इसके अलावा इस सैला के अलावा भड़ौनी नृत्य भी है, बिलमा नृत्य भी है। ये देखिए बिलमा नृत्य, भड़ौनी नृत्य, परधौनी नृत्य, ये इनके मुख्य रूप से डांस पाए जाते हैं। हम एक एक डांस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं दशहरा नृत्य की। जो दशहरा के अवसर में किया जाता है वह दशहरा नृत्य होता है। यह नवरात्रि के बाद जवारे निकाले जाते हैं, उसके बाद दशहरा नृत्य किया जाता है। ये आपका दशहरा नृत्य। दूसरा करवा नृत्य, इसके बारे में हमने पहले गोंड के दौरान बात करी थी। यह लोक नृत्य का राजा है, किंग ऑफ फोक डांस। लोक नृत्य का राजा कहा जाता है इसे, जो कि गिनीज बुक में भी दर्ज था। गिनीज बुक में भी इसका नाम दर्ज है। यही है आपका कर्मा नृत्य। दैट इज टोटली बेस्ड ऑन कर्म या श्रम पर आपका निर्भर करता है। यह आपका कर्मा नृत्य। अगला है रीना नृत्य। रीना, विवाह के अवसर पर रीना नृत्य किया जाता है। विवाह के अवसर पर आपको रीना नृत्य मिलेगा, जो कि मुख्य रूप से स्त्रियां करती हैं। यह डांस मेनली वुमेन द्वारा किया जाता है, स्त्रियों द्वारा किया जाता है। ये याद रखिएगा, रीना नृत्य। आगे बात करें झरपट नृत्य। इसमें सामूहिक नृत्य है एक। इसमें झरपट, जो कि छेड़खानी से रिलेटेड नृत्य है, युवक और युवतियों का है, युद्ध का नृत्य है। युवक युवतियां दोनों आपस में लाइन बनाकर खड़े हो जाते हैं और यह नृत्य किया जाता है आमने सामने खड़े होकर। ये आपका झरपट नृत्य है, जिसमें दोनों लोग करते हैं, युवक और युवतियां। अगला है सैला नृत्य। सैला नृत्य में भी युवक युवतियां रहती हैं। हाथ में जो डंडा लिए होते हैं, उस हाथ में डंडा जो होता है उसी को सैला कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम है सैला नृत्य। हमने देखा था यह नृत्य गिरदा के रूप में गोंड जनजाति में भी देखा था और यहाँ पर भी देख रहे हैं। तो हमने वहां पे भी देखा था कर्मा, सैला, सुआ, सजनी, दीवानी, भड़ौनी, बिरहा, गदरिया। ये सारे नृत्य हमने गोंड जनजाति में देखे थे। हम यहाँ भी वो नृत्य देख रहे हैं, जैसे बिलवा नृत्य। ये एक बिरह का नृत्य है, जो कि शादी के बाद जब बारात लौटती है, विदाई के समय यह नृत्य किया जाता है। विदाई के आफ्टर, ड्यूरिंग रिटर्न ऑफ बारात, ये आपका नृत्य किया जाता है। ये इसको कहा जाता है बिलवा नृत्य। भड़ौनी नृत्य भी बारात के टाइम विवाह में ही किया जाता है। ये भी मैरिज में किया जाने वाला नृत्य है। परधौनी नृत्य भी उसी समय किया जाता है। तो ये वैवाहिक नृत्य होते हैं, भड़ौनी और परधौनी। जो मुख्य रूप से परधौनी नृत्य होता है, ये मेन स्पेसिफिक है, इसको पुरुष करते हैं, पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इस प्रकार हमने नृत्य देखे जो बैगा जनजाति में किए जाते हैं। सबसे पहले हमने देखा था दशहरा नृत्य, दूसरा कर्मा नृत्य, तीसरा रीना नृत्य, चौथा झरपट नृत्य, पांचवा सैला नृत्य, छठवां बिलमा, भड़ौनी और परधौनी। इस प्रकार हमने 8 नृत्य देखे। सारे नृत्य आप याद रखिएगा, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट नृत्य है परधौनी नृत्य। यह नृत्य आप बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यह नृत्य आपको गोंड में नहीं मिला था, इसमें मिलता है, तो इसको आप याद रखिएगा। परधौनी नृत्य ये इंपॉर्टेंट नृत्य है, एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में कि बैगा जनजाति में कौन कौन से प्रमुख व्यक्तित्व आपको नाम मिलेंगे। आपको सबसे पहले नाम मिलेगा, एक पर्सनालिटी है जिनका नाम है लहरी बाई।
लहरी बाई। जी हाँ, नाम आप लोगों ने सुना होगा लहरी बाई का। लहरी बाई जो कि मिलेट क्वीन के नाम से फेमस हैं, मोटे अनाजों के लिए जो काम किया, उसका सीड बैंक बनाया, तो इनको मोदी जी ने मिलेट क्वीन कहा, इसलिए ये फेमस है। याद रखिएगा, मिलेट क्वीन के नाम से कौन सी ट्राइबल पर्सनालिटी फेमस है, वो है आपकी लहरी बाई। और इनको जो आपका मिलेट्स होता है, मिलेट्स मतलब मोटे अनाज होते हैं, उसको मोटे अनाज को श्री अन्न कहा गया है। और श्री अन्न का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, वो बनाया गया था लहरी बाई को। लहरी बाई को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, वो श्री अन्न लहरी बाई। बिल्कुल नाम याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है आपकी मध्य प्रदेश की, इसलिए इनको मत भूलिएगा, लहरी बाई। अब हम बात करने वाले हैं दूसरे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जो मध्य प्रदेश में बैगा जनजाति से हैं। तो एक नाम आपने सुना हो, एक नाम अगर जो आपने सुना हो, जोधैया बाई। जोधैया बाई, ये उमरिया जिले से आती हैं। जोधैया बाई, इनका संबंध उमरिया जिले से है। और ये चित्रकार हैं, पेंटर हैं, पेंटर हैं। जोधैया बाई बैगा जनजाति से हैं। और इनको वर्ष 2022 में, जोधैया बाई को वर्ष 2022 में नारी शक्ति पुरस्कार मिला था। नारी शक्ति पुरस्कार 2022 में। और इसके अलावा इनको वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2023 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया। ये है आपकी जोधैया बाई। इसके अलावा एक और नाम आपको बैगा जनजाति से फेमस मिलेगा, जिनका नाम है अर्जुन सिंह धुर्वे। अर्जुन सिंह धुर्वे, ये भी आपको बैगा जनजाति में ही मिलेंगे। ये डांसर हैं, ये डांसर हैं। और ये बैगा चक से आते हैं। अभी मैंने आपको बताया था बैगा चक डिंडौरी जिले में आता है, तो ये बैगा चक से आते हैं, डांसर हैं। और वर्ष 2022 में इनको पद्मश्री मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया था। तो ये फेमस पर्सनालिटी हैं दैट इज रिलेटेड टू बैगा ट्राइब्स। तो आप तीनों के नाम याद रखिएगा, लहरी बाई, जोधैया बाई और अर्जुन सिंह धुर्वे। अर्जुन सिंह धुर्वे नर्तक हैं, डांसर हैं। जोधैया बाई पेंटर हैं। और वो मोटे अनाजों के लिए फेमस है, जिनका हमने नाम देखा था, जिनका हमने नाम देखा मिलेट क्वीन के नाम से। इन्होंने एक मिलेट क्वीन का सीड बैंक भी बनाया है, बीजों का एक बैंक बनाया था, जिनको मोदी जी ने मिलेट क्वीन कहा है। तो याद रखिएगा इनका नाम। अब हम बात करते हैं कुछ प्रश्न जो पूछे गए पीएससी के पुराने वर्षों के प्रश्नों में से, कुछ प्रश्न जो आए हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि बैगा परंपरा के अनुसार सृष्टि के निर्माता कौन है। तो इसका याद रखिएगा, इनके अनुसार सृष्टि के निर्माता हैं ठाकुर देव। यह प्रश्न पूछा गया है पीएससी में स्टेट फॉरेस्ट सर्विस के अंतर्गत। दूसरा प्रश्न एक पूछा गया था, बैगाओं के मुख्य कितने गोत्र हैं। तो यह प्रश्न बाद में, जहां पर मैंने आपको मेंशन कर दिया गया है कि इसके सारे विकल्प गलत हैं, 5, 6, 2 और 3। और इस प्रश्न को बाद में मध्य प्रदेश पीएससी द्वारा हटा दिया गया था। तो आपको अगर जो पेपर में ये प्रश्न मिलता है, तो ये चारों ऑप्शन याद रखिएगा गलत हैं। ये इसके मुख्य रूप से 7 गोत्र हैं, इसलिए यह प्रश्न को बाद में डिलीट कर दिया गया था। आगे एक प्रश्न देखते हैं जो पूछा गया था कि बैगा चक का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है। तो आपको पता होगा बैगा चक का अधिकांश भाग डिंडौरी जिले के अंतर्गत आता है, जो वर्ष 1998 में मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। एक समिति थी बी आर दवे, इस समिति के आधार पर इसको अलग किया गया था। 1998 डेट थी, 25 मई 1998। वही डिंडौरी में आपका बैगा चक आता था। इससे 98 से पहले तक यह मंडला जिले के अंतर्गत आता था। तो इस प्रकार हमने देखा कि बैगा जनजाति मध्य प्रदेश की पिछड़ी जनजाति। कुछ अगर जो हम इसके स्पेशल फैक्ट के बारे में बात करें, तो मृत्यु के समय
मृत्यु के समय इसमें एक प्रथा फेमस होती है जिसका नाम है सामरा प्रथा। सामरा प्रथा मृत्यु के समय की जाने वाली प्रथा है सामरा प्रथा। इसी समय जो मृत्यु भोज होता है, मृत्यु भोज भी कराया जाता है, जिसे मैली मांदी कहा जाता है। याद रखिएगा किस जनजाति में है मैली मांदी का संबंध, किस जनजाति से है, तो मैली मांदी का संबंध बैगा जनजाति से है, जो मृत्यु के बाद कराया जाने वाला भोजन है। इस प्रकार कुछ ऐसे भी फैक्ट बैगा जनजाति के बारे में पूछे जाते हैं, तो आप बिल्कुल इनको भी याद रखिएगा, कुछ ऐसे फैक्ट। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो बैगा जनजाति से, जैसे एक शब्द आता है बंधौनी। बंधौनी इसका संबंध किससे है, तो विवाह के समय जो गाय दान दी जाती है, गाय दान से संबंधित है आपका बंधौनी। यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सी जनजाति से संबंधित है, तो बंधौनी है। एक मैंने आपसे गोंड जनजाति में उसबा शब्द का प्रयोग किया था, तो गोंड जनजाति में हमने उसबा किया था, तो यहां पर एक शब्द है बड़ी उजहा। बड़ी उजहा इसका संबंध होता है जो हमारी माता होती है, जो बच्चा देती है, माता जच्चा को पिलाई जाने वाली दवा है। इसको जो मेडिसिन दी जाती है, जड़ी बूटी के रूप में मेडिसिन पिलाई जाती है, उसे कहा जाता है बड़ी उजहा। बंधौनी, बड़ी उजहा, सामरा प्रथा, इनको आप याद रखिएगा। ऐसे तो एक बर्रा दाना प्रथा है, जब बच्चे को मकई के ढेर में से नीचे लुढ़काया जाता है, उसे बर्रा दाना कहते हैं, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। बर्रा ढाना मड़ई के जो आपको मकई है या मक्का है, उसमें से सूपे में से शिशु को नीचे ढकेला जाता है, वो कहलाता है बर्रा ढाना। इस प्रकार हमने बैगा जनजाति में जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे उनको देख लिए हैं, जो भी पर्सनालिटी थी उनको भी हमने देख लिया है। इसके बाद हम अगले क्लास में दूसरी जनजातियों के बारे में चर्चा करेंगे, तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा एक बार। जितनी भी चीजें हैं, जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों की हम एक श्रृंखला जनजाति पढ़ाने के बाद स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग इन लेक्चर्स को देखते रहिए।